हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं हमारे बेहतरीन से चैनल साइंसकारी पे। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एक और नया वीडियो लेकर और ये है पार्ट 4 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मुझे उम्मीद है आपने बाकी सारा पार्ट देख लिया है और इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का और उसके ट्रेंड का। तो जैसा कि वहां पर बात हुआ था ग्रुप में, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियड। तो आज का मेरा हेडिंग है ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अक्रॉस अ पीरियड। और जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा, पहले आप पुराना वीडियो देखिए तो आपको पूरा बात समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने समझा रखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है और उसका ट्रेंड किस तरह से चेंज होता है। ग्रुप वाला हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीरियड के ट्रेंड को। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक पीरियड को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये बात अच्छे समझ में आए। तो देखो, फर्स्ट पीरियड तो ले नहीं सकते हैं, व्हाई? बिकॉज देयर इज ओनली 2 एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट से क्या ही एक्सप्लेन करेंगे, तो सीधा आ जाते हैं सेकंड पीरियड पे। ओके, तो सेकंड पीरियड पे आते हैं और सेकंड पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? तो आई होप आप लोग इतना तो जान ही गए होंगे। तो लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम बेरिलियम। तो ये मेरा ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है। अब बताए थे हम लास्ट क्लास की ग्रुप 3 में नहीं जाना है, कहां जाना है? 13 में। याद है सब कुछ? लास्ट क्लास डिस्कस हुआ था ये। तो ये 1, ये 2, अब 3 नहीं 13। तो 13 को हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। याद है ना आपको? लास्ट क्लास मैंने कहा था इसको हम कॉम्पैक्ट करने वाले हैं, मतलब 2 के बाद सीधा 13 आने वाला है, क्योंकि इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को यहाँ पर डील करेंगे। तो लिथियम बेरिलियम और बेरिलियम पर क्या आएगा? बोरोन, जो कि ग्रुप 13 का एलिमेंट है, याद रखना। लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। So these are the elements present in, सॉरी F ही लिख दिया, हाँ, तो F फ्लोरीन। ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट है ग्रुप सेकंड के। ओके, तो हम लोग पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स को समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पे ट्रेंड आने वाला है और वो प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होने वाला है। तो चलिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। आई होप आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया होगा अब तक। तो क्या लिखेंगे? 2 1। बेरिलियम का 2 2, बोरोन का 2 3, देन 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और यहां पर फाइनली 2 8। ये नोबल गैस है नियॉन। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो तो फ्रॉम लिथियम टू नियॉन यहाँ पे सारे एलिमेंट में कितने शेल है? सिर्फ 2 ही शेल है ना। ये हमारा के शेल, ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? दिस इज योर के शेल एंड दिस इज एल शेल। और सब में हमें 2 शेल दिख रहा है। और पिछले क्लास में जब हम एटॉमिक साइज का बात कर रहे थे तो वहां हमने देखा था कि जो साइज होता है वो सेल पे डिपेंड करता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सब में 2-2 सेल है। ओके, के एल सब में 2-2 सेल है। तो स्टार्टिंग से चलते हैं और एक एक करके सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डील करते हैं। तो याद है सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था? तो सबसे पहला था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वो बढ़ते जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है? तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इस बार ऐसे कुछ लिखना है कि इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। जैसे वहां पे क्या लिखा था? वहां पे लिखा था इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। याद है ये लाइन एकदम रट के रखना है कि जैसे ग्रुप वाला बात आएगा तो यही लाइन चिपका देना है। क्या चिपका देना है? इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब यहाँ पीरियड का बात हो तो यहाँ बोलेंगे इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। ये लाइन आप याद रखिए, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो क्या होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ? So if we move from left to right across a period, the number of valence electron for elements increases. दिख रहा है? इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4 and it goes up to 8. ये भी बात आप लिख सकते हो, increases and goes up to 8। 8 पे जाकर रुक जाता है क्योंकि 8 के बाद हो नहीं सकता, ये नोबल गैस आ चुका है। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, तो यहाँ पे काम खत्म हो गया।
तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या सीन है, ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना। जैसा कि हम लोग बोले थे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सिर्फ रिपीट नहीं होता है, एक ग्रेजुअल चेंज भी दिखता है, और यहां हमें ग्रेजुअल चेंज दिख भी रहा है। क्या ग्रेजुअल चेंज है, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, एक एक करके हर एक यूनिट बढ़ते जा रहा है। ओके, देन नेक्स्ट इज वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस। वहां पर हमने इन दोनों को एक साथ डील कर लिया था, याद होगा आपको, ग्रुप जो हम पढ़ा रहे थे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को एक साथ डील कर लिया था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड भी अलग है, वहां ट्रेंड भी सेम था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में फिक्स था, वैलेंसी भी फिक्स था। यहाँ क्या होने वाला, ट्रेंड बदलने वाला, देखिए कैसे बदलेगा। तो वैलेंसी आपको निकालने आता है, वैलेंसी कैसे निकलता है पहले, तो वैलेंसी होता क्या, अगर आप याद करो पिछले क्लास में पढ़ा, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और शेयर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या शेयर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम समझते हैं बॉन्ड बनाने का तरीका। तो ये क्या करेगा, लिथियम ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, ऐसे भी आपको पता है मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब इसका वैलेंसी 1 है, यहां 2, यहां 3 और यहां 4। अब किसी को दिख रहा है, बड़ा आसान है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी है, तो यहां पे 5 का 5 लिख दें, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब कौन सा रूल, वही ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल मतलब 8 करना है, 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को चाहिए, 3, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 2 1, और इसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये काफी स्टेबल है, तो इसको कुछ नहीं करना है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 0। और आपको याद होगा ये हमारा ग्रुप 18 एलिमेंट है, ग्रुप कौन सा है, ये 18 है। लास्ट क्लास हमने इसके बारे में बात किया था, ग्रुप 17 जिसको हम हैलोजेंस कहते हैं, तो ये ग्रुप 18, इसके बारे में बात कर लिया जाए। इनको हम नोबल गैस, इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस, इनर्ट गैस, ये कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयर ट्रांसफर कुछ नहीं करेगा, इसीलिए रिएक्ट नहीं करता, इनको नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। ओके, गॉट दिस, इनका वैलेंसी क्या होगा, 0 होगा। तो वैलेंसी का ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी अक्रॉस अ पीरियड, तो फिर वही बात लिखो, इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, तो वैलेंसी क्या होगा, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस, देखिए इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीज हुआ हुआ कहां तक, 4 तक, और ये 4 मैक्सिमम है, 4 क्या है, मैक्सिमम है, एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, फिर डिक्रीज होने लगा, पहले तो इंक्रीज हुआ 4 तक, मैक्सिमम आ गया, 4 से ऊपर हो नहीं रहा है, फिर ये डिक्रीज होते होते 0 पे चला गया जो कि मिनिमम है, तो मैक्सिमम 4 है और मिनिमम 0 है। ओके, ऐसा नहीं है कि वैलेंसी मैक्सिमम 4 ही होता है, 4 से आगे भी होता है, लेकिन यहां पर जो आप पढ़ रहे हो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो कि हमको यहां पे दिख रहा है, अभी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट को हटा दिया, तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ चले तो वहां पे ये वैलेंसी 4 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्लास 10 में आपको सब नहीं पढ़ना है, इसलिए आप बस इतना समझो कि वैलेंसी का यही मैक्सिमम वैल्यू है 4। गॉट दिस, तो क्या हो गया ट्रेंड, सो इफ वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन इट डिक्रीजेस टिल 0 या अप टू 0। गॉट दिस, क्या ये बात समझ में आया? तो हमने पहला 2 प्रॉपर्टी समझ लिया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझ लिया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड हम बात करेंगे एटॉमिक साइज का। ओके, तो अब बात करते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का डेफिनेशन आपको याद ही होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, है ना। तो वहां पर हमने बात किया था कि जो एटॉमिक साइज है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप थोड़ा रिकॉल करो, और आप लोग नोट्स भी बनाते रहो, जो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आप उसका नोट्स बनाइए ताकि आपके रिवीजन में वो हेल्प कर सके। आप बार बार वीडियो तो जाकर देख नहीं सकते हो सकता है आपको याद नहीं आ रहा, तो आपका नोट्स बनाया तो आपको जल्दी से रिकॉल कर लोगे। तो 2 फैक्टर था, एक था आपका नंबर ऑफ शेल और दूसरा था न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये 2 चीज था, ठीक है। तो अगर आप शेल को देखो तो हर जगह 2 ही शेल दिख रहा है, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बात कहा कि 2 शेल 2 शेल 2 शेल। तो अगर सेल के हिसाब से चले तो साइज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि सेल तो बदल ही नहीं रहा है, और अगर सेल नहीं बदल रहा है तो साइज क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब जो साइज लिथियम का होगा वही सेम साइज नियॉन का होना चाहिए, क्योंकि 2 सेल यहां भी है 2 सेल यहां भी, और सेल से अगर साइज डिसाइड होता है तो दोनों का साइज सेम होना चाहिए। बट अगर आपको याद है तो एक और फैक्टर है जिसका नाम है न्यूक्लियर चार्ज, और मैंने वहां कहा था कि प्रीडोमिनेटिंग कौन है,
तो सेल है, मतलब पहले सेल देखना है, लेकिन यहाँ सेल बराबर हो गया, सेल कुछ नहीं कर पा रहा है, तो अब हम सेकंड की तरफ चलेंगे। सेकंड की तरफ हम तभी चलेंगे जब पहला वाला काम नहीं करेगा। तो यहाँ सेल वाला बात काम नहीं कर रहा है, देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अब हमें देखना है चार्ज के साथ क्या हो रहा है। तो इसको कैसे समझे, तो आप ये देखिए यहाँ पे कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वही चार्ज बता रहा है हमको। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर इज 3। और अगर एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब इसके पास 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर धीरे धीरे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ते जा रहा है ना। और फाइनली जब यहाँ पे आते हैं तो आपका एटॉमिक नंबर 10 हो जाता है, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। और आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे मैं लिख देता हूं। कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो लास्ट क्लास में हमने आर के बारे में बात किया था कि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, जैसे से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा फोर्स कम होते जाएगा। अभी हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब चार्ज अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। और चार्ज कहाँ ज्यादा हो रहा है, जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं चार्ज बढ़ते जा रहा है ना। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ देखिए 10 है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो ऑटोमेटिकली चार्ज बढ़ते जा रहा है। और चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। और फोर्स जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ और एटम धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। क्या आपको ये सारा बात समझ में आया? अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। ट्रिक क्या है कि अगर आपने कोई ट्रेंड पढ़ा ग्रुप में और वहां पे आपने देखा कुछ इंक्रीज हुआ या कुछ डिक्रीज हुआ है ना, तो आप क्या करो, पीरियड में जस्ट उसका उल्टा कर दो। इसीलिए मैंने ग्रुप का सारा एक साथ पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ग्रुप वाला बात आपको याद है तो आप तुरंत यहाँ पे उल्टा कर दो, और उल्टा कर देना है तो आपको आंसर तो मिल गया, बस आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या लिखे हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में, इसका डेफिनेशन तो हम लोगों ने लास्ट क्लास लिख लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके ट्रेंड का। तो ट्रेंड ऐसा होगा कुछ, तो इफ वी मूव from left to right across a period, the atomic size of elements decreases. अब इसका रीजन why it decreases, because of increase in the effective nuclear charge, because of increase in the effective nuclear charge which continuously contracts the atom. continuously क्या कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, एटम को कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहा है, छोटा करते जा रहा है। इसीलिए लिथियम यहाँ पे सबसे बड़ा होगा और नियॉन सबसे छोटा होगा। गॉट दिस? क्या ये एटॉमिक साइज वाला बात समझ में आया सबको? ओके अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं कि सही में हम जो बोल रहे हैं वो एकदम राइट है या फिर ऐसे ही बात हो रहा है। तो इसके लिए एक ग्राफ है, थोड़ा सा ग्राफ देखा जाए। जस्ट अ सेकेंड, डाउनलोड तो किया था, लगता है डाउनलोड हुआ नहीं। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये ग्राफ ओके इसको देखिए आप लोग। तो यहां पे आपको दिख रहा है लिथियम, ओके लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इस ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे साइज लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर। तो धीरे धीरे एटॉमिक नंबर हम बढ़ा रहे हैं, है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड नियॉन का 10 होता है। इधर है एटॉमिक साइज, और ये जो वैल्यू है जो आपको 180 160 दिख रहा है, इसका यूनिट है पिकोमीटर। अब पिकोमीटर क्यों है, मीटर सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि एटम है, एटम बहुत छोटा होता है, आपने पढ़ा होगा एटम आपके सोच से भी छोटा है। तो पिकोमीटर काफी छोटा होता है, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻12। तो ये पिकोमीटर्स में 180 पिकोमीटर, 160 पिकोमीटर इस तरह से है, ठीक है। तो लिथियम का ग्राफ देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर है, फिर बेरिलियम नीचे आया,
फिर बोरोन नीचे आया, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, मतलब धीरे धीरे ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि जब आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, साइज घट रहा है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको प्रूफ भी दिख गया और आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी समझ में आ चुका है। ओके, गॉट दिस। चलिए, तो हमने यहां पे क्या क्या बात कर लिया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज और उसका ट्रेंड देख लिया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये हमारा 1 हो गया, 1 2 3। फोर्थ ट्रेंड की तरफ चलते हैं। फोर्थ एटॉमिक साइज के बाद अगला होगा आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ये सभी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हम तो कुछ और पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। डेफिनेशन हमने देख लिया था लास्ट क्लास, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो आपको याद होगा ये अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है ना। वो ग्राफ मैंने बना के दिखाया था कि जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा ये एनर्जी उतना ज्यादा होगा। अब अगर आप यहां पे देख पा रहे हो इस जगह, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि धीरे धीरे साइज छोटा होता जा रहा है ना। लिथियम बहुत बड़ा है, लिथियम बहुत बड़ा है। एक सेकंड, थोड़ा ड्राइंग कर लिया जाए। तो लिथियम कुछ इस तरह से इतना बड़ा है, बेरिलियम थोड़ा छोटा है, बोरॉन और छोटा है, कार्बन और छोटा है। तो ऐसे करते 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 नियॉन एकदम छोटा है, ठीक है। ये ट्रेंड ऐसे घटते जा रहा है, साइज घटते जा रहा है। तो साइज घटते जाएगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन और स्ट्रांग होगा। और आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है और यहाँ पे तो 3 ही है, चार्ज कम है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन कम है और यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा और इस जगह पे कम होगा। तो ट्रेंड आपको समझ में आया, क्या होगा ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड का बात करें, सो इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across a period, their ionization enthalpy of the elements increases, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। अब याद करो वहां पर क्या था, ग्रुप में वो डिक्रीज हुआ था, है ना, डिक्रीज होता क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रहा था। यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, तो रीजन आप बता दोगे, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द अट्रैक्शन। ओके, और एक लाइन और ऐड कर दोगे, ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज, साइज घट रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। गॉट दिस। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको समझ में आ गया। तो इस पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, लिथियम का होगा। तो लिथियम क्या चाहेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि मेटल है, तो मेटल है तो लूज करना ही चाहेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कमी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा तो नियॉन का होगा। क्यों नियॉन का होगा, क्योंकि नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, इसका तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, ये कभी नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एकदम स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा नियॉन का होगा और सबसे कम लिथियम का होगा। मुझे उम्मीद है ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, ट्रेंड एकदम आपने देख लिया। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट नंबर 5, तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये जस्ट उल्टा है ना, ये आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है, याद है। जैसे वहां पर था इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। वहां इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड। और अगर आपको ट्रेंड समझ में आता है तो आपने देखा है इन दोनों का ट्रेंड सेम है, ग्रुप में इन दोनों का ट्रेंड सेम है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीज, ये इंक्रीज होने वाला है लेफ्ट टू राइट। तो जो चीज आयनाइजेशन एनर्जी के साथ हुआ वो भी वही चीज यहां होगा, क्योंकि दोनों का फैक्टर सेम है, दोनों ही अट्रैक्शन साइज पे डिपेंड करता है। तो यहां भी आप सेम ही बात लिखोगे कि इफ वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कीप ऑन इंक्रीजिंग, व्हाई, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द अट्रैक्शन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। ओके, गॉट दिस, ठीक है। अब एक और बात मैं समझाना चाहता हूं, ये जो वैल्यू है, वैल्यू को भी थोड़ा समझ लो। इसको हम ऐसे डेल्टा एच से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच से लिखते हैं और इसका वैल्यू नेगेटिव आता है। ओके, ये सब थोड़ा थोड़ा बात आप समझ लीजिए, नेगेटिव में रहेगा। जैसे आप जब बुक में देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू, अलग अलग एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है, तो आपको वो नेगेटिव में दिखेगा। ये नेगेटिव इंडिकेट क्या कर रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। ओके,
नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेकिन अगर हमको एनर्जी सप्लाई करना है तो क्या होगा, तो यही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको नेगेटिव दिखेगा। यहां से देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनका नेगेटिव दिखेगा। ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। बट अगर आप बात करो इसका, किसका, नोबल गैस नियॉन, तो उस केस में ये नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बार वो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहता है। जैसे अभी हमने बात किया कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, नहीं, वो लूज नहीं करना चाहेगा। 8 है, ऑक्टेट है, स्टेबल है, तो वो लूज नहीं करना चाहेगा, तो वो गेन भी नहीं करना चाहेगा। तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर पॉजिटिव। आपसे कोई पूछ सकता है कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होता है, तो इसलिए होता है बिकॉज वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। पॉजिटिव मतलब सप्लाई देना पड़ेगा, तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी दो और एनर्जी भी दो, बिकॉज इट इज हाईली स्टेबल एंड इट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द नोबल गैसेस, सो इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फिट दैट इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव इन दिस केस। ओके, गॉट दिस, समझ में आया? चलिए, तो बात हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ लिए। नेक्स्ट याद है आपको ट्रेंड? नेक्स्ट ट्रेंड क्या था? नंबर 6 नेक्स्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका भी डेफिनेशन याद होगा। इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड से डिफाइन करते हैं, ऐसा कुछ बताया था। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों में टग ऑफ वॉर चल रहा है। हम खींचेंगे, दोनों में टग ऑफ वॉर चल रहा है, ठीक है। और ये टग ऑफ वॉर कौन जीतेगा, जिसका पावर ज्यादा होगा। तो क्लोरीन का पावर ज्यादा है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्ट, आपसे एक सवाल और पूछा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहीं पे थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये तो एनर्जी है, दिख रहा है आपको, एनर्जी रिलीज है ना, सो दिस इज एनर्जी, बट दिस इज नॉट एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट एनर्जी, इट इज अ टेंडेंसी, पहला डिफरेंस। और अगर ये एनर्जी है तो इसका यूनिट भी होगा। तो एनर्जी वाले का यूनिट जो होता है वो होता है किलो जूल पर मोल। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इवन आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों एनर्जी है, तो दोनों का यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल। बट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये तो टेंडेंसी है और टेंडेंसी कोई यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर वैल्यू आता है, यहाँ कोई यूनिट नहीं होता। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है ना, और उसका जो वैल्यू है फ्लोरीन का वो 4 है। ये 4 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब 4 के साथ कोई यूनिट नहीं लिखा है, किलोग्राम, किलो जूल कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस 4, सो नो यूनिट। ओके, गॉट दिस? तो 2 डिफरेंस आपको दिखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हो, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ डिफाइन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में डिफाइन होता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब भी नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये डिफाइन होता है आइसोलेटेड एटम के लिए। एक आइसोलेटेड एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो उसके लिए डिफाइन होता है। तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। ओके, अब आ जाए ट्रेंड पे। तो ट्रेंड बहुत आसान है क्योंकि मैंने लास्ट क्लास ही बताया कि तीनों का ट्रेंड सेम है, जो ट्रेंड इसका वही ट्रेंड इसका, वही ट्रेंड इसका। तो यहाँ भी क्या करना है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। तो एक बार देखिए एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट है, तो लेफ्ट टू राइट हमने देखा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। ओके, तो अगर आपसे पूछे इस पीरियड में, ये जो सेकंड पीरियड हमने यहाँ पे चुना है, इस सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? अच्छा, सबसे पहले पूछना सबसे कम किसका है? सबसे कम तो ऑब्वियसली लिथियम का होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे ऊपर जाएंगे, तो ये सबसे कम होगा, मिनिमम हो जाएगा ये। सो दिस वन इज मिनिमम, है ना। लिथियम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक बात है। तो मैक्सिमम क्या होगा, तो कोई सोच रहा होगा मैक्सिमम तो इसका होगा, लास्ट वाले का होगा, बट ऐसा नहीं है, इसका मैक्सिमम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ डिफाइन होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड पर डिफाइन होता है, और इसको कोई कोवेलेंट बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है।
ये जो नियॉन है ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाने वाला है। तो जब नहीं बनाने वाला तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग किसका बात करेंगे? ग्रुप 17 हेलोजन का बात करेंगे। तो आंसर होगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का ही मैक्सिमम होता है और यही बात हमने लास्ट क्लास भी समझा था। तो मिनिमम इसका, मैक्सिमम इसका। गॉट दिस? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड समझ में आया। एक बार हम बोल देते हैं कि क्या लिखना है आपको उसमें। सो इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस एंड व्हाई? तो आपको याद है ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सिंपल। ओके, गॉट इट? नाउ द सेवेंथ वन, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पहले बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर का। मेटालिक कैरेक्टर, और आपको याद है टॉप टू बॉटम क्या हुआ था मेटालिक कैरेक्टर? टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा था। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हो अगर हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो वो अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, और अगर साइज छोटा होते जा रहा है, अट्रैक्शन पावरफुल होते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन घट रहा है, घट रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। तो क्या लिखोगे आप? सो इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द टेंडेंसी। लिख देते हैं यहां पे, ड्यू टू डिक्रीज। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखोगे, नोट्स अच्छे से बनाओगे। तो ड्यू टू डिक्रीज इन द टेंडेंसी, इसीलिए हम एक ही बात को 2-3 बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ड्यू टू डिक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हो ड्यू टू डिक्रीज इन द ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी धीरे धीरे घटते जाता है, तो मेटालिक कैरेक्टर भी घटते जाएगा। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर, 8th वन। मेटालिक की जगह नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली ये उल्टा होगा, मेटालिक का जस्ट उल्टा। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है तो अट्रैक्शन मजबूत हो रहा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। So if we move from left to right across a period, then non-metallic character of elements increases. Non-metallic character क्या होगा? वो increase करेगा, और increase करेगा क्यों? क्या रीजन होगा इसका? तो due to increase in the tendency of gaining electron, है ना? गेन करने का टेंडेंसी हमारा बढ़ रहा है, इसीलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। गॉट इट? चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये पूरा क्लियर हो गया है। तो यहां पे देख लीजिए, मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे घट रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने ये बात समझा है पहले ही क्लास में, पीरियोडिक टेबल वाले क्लास में, कि लेफ्ट में जो एलिमेंट है वो मेटल्स है एंड राइट में जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल है। मतलब मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ चल रहे हैं, मतलब मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और यही जो बीच में होता है डी ब्लॉक में, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, चेंज कहते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक क्लियर हो गया है ना? गॉट दिस? अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और कुछ और, यहां तक का प्रॉपर्टी समझ में आ गया। 2 और बचा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। उसको आप कनेक्ट कर लेना मेटालिक से। जिसका मेटालिक ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, और इसका नॉन मेटालिक ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग ज्यादा होगा। तो ये दोनों से कनेक्ट कर लेना। कुछ और प्रॉपर्टी बच गया, उसको हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बार हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो ये स्टार्ट हो रहा है सोडियम से, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बार हम सबका ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो सोडियम का ऑक्साइड Na2O है ना, ये वैलेंसी की राह पे चलता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है कि हाउ टू राइट द फॉर्मूला, तो क्रिस क्रॉस मेथड आपने 9 में पढ़ा हुआ, क्लास 9 में, वहां वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर दिया था। जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, सोडियम का 1 है, क्रिस क्रॉस कर दीजिए। ओके, तो सोडियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम, MgO, एल्यूमिनियम, Al2O3, सिलिकॉन, SiO2,
फॉस्फोरस P2O5, सल्फर SO3, क्लोरीन Cl2O7, और इसके बाद जो आर्गन है वो तो ऑक्साइड बनाएगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि नोबल गैस है, कंपाउंड नहीं बनाता है, स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है। तो यहां पे हमने सबका ऑक्साइड लिख दिया है। ओके, अब आपको मालूम है कि ये जो एलिमेंट्स है इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इतना समझ में आया? अब मेटल का जो ऑक्साइड होता है, यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूं, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ओके, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये होता है बेसिक कैरेक्टर का। ये बात आप याद कर सकते हो कि मेटल का ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल सो दीज आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर के होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर के होंगे। अब यहां पर कौन कौन सा है, तो ये जो दोनों आपको दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड, सोडियम और मैग्नीशियम, ये तो वेल डिफाइंड मेटल है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये दोनों बेसिक हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक है। क्यों बेसिक है दोनों? क्योंकि ये मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। उसके बाद आप यहां पे आ जाइए, तो आपको मालूम है कि फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या है, तो ये सब आपका नॉन मेटल है। एंड नॉन मेटल का ऑक्साइड्स क्या होता है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड्स एसिडिक होता है। ओके, और बीच में जो आ गया है एल्यूमिनियम, ये आपका एम्फोटेरिक में आ जाएगा। एम्फोटेरिक, एम्फो का मतलब होता है बोथ, एम्फो का मतलब बोथ, मतलब मेटालिक, एसिडिक भी और बेसिक भी, एसिडिक भी और बेसिक भी। पहले तो ये याद करने की बात है कि मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक, तो वहां से हमने ये इंडिकेट किया। लेकिन एक और चीज है कि आप पहचानते कैसे हो कि एसिडिक है कि बेसिक, तो ये जब आप एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे लिटमस टेस्ट है या पीएच वैल्यू है। एक और तरीका है कि रिएक्शन करा दो, जैसे अगर बेस है तो एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर वो एम्फोटेरिक है तो क्या होगा, तो दोनों से रिएक्शन करेगा। तो एल्युमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक की कैटेगरी में आता है ना, इसलिए हमने उसको एम्फोटेरिक में रखा। सिलिकॉन आपका मेटलॉइड है, आपको पता होगा, तो उसको भी हमने एम्फोटेरिक में रखा है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस। ऑक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर वो घटते जा रहा है। लेकिन मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, इस तरह का सवाल आ सकता है एग्जाम में, विच वन इज मोर बेसिक, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख पा रहे हो कि मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, और अगर मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है तो आपका बेसिक कैरेक्टर भी घटेगा। इसका मतलब दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है। ओके, तो बेसिक कैरेक्टर घट गया। अब यहां पर हम बेसिक कैरेक्टर का बात नहीं करेंगे, बेसिक कैरेक्टर यही बात करेंगे, हालांकि घट रहा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन यहां बात नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या बात करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर का। अब अगर बेसिक कैरेक्टर घट रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर तो बढ़ रहा होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, मोर एसिडिक, सो ऑब्वियसली इट विल बी Cl2O7। क्लोरीन का ऑक्साइड ये ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। ओके, गॉट दिस। तो इस तरह से हमने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को भी समझ लिया, ट्रेंड, उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा क्या एसिडिक होगा। गॉट दिस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द फाइनल थिंग, दैट इज रिएक्टिविटी, कि रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा। जैसे ये हमारा फिर से सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, अब इसमें रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा, या फिर हम अगर कोई पूछे इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो एक बात आप देखिए कि ये जो लिथियम बेरिलियम है ये आपका मेटल है ना, ये तो नोबल गैस है, तो इसको हटा ही दो रेस से, क्योंकि नोबल गैस तो रिएक्टिव होता ही नहीं है। और यहां पर ये सब दिख रहा है, ये सब नॉन मेटल है। अच्छा, बोरोन को लेके बहुत बार डाउट होता है, कभी बोरोन को नॉन मेटल कहा जाता है, कभी मेटलॉइड कहा जाता है। तो बोरोन में थोड़ा सा डाउटफुल बात होता है, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप इन दोनों में तो जान रहे हैं दोनों मेटल है, और बाकी ये सब नॉन मेटल है, और इनको हमें रिएक्टिविटी के ऑर्डर में सजाना है। तो बात कुछ ऐसा है कि आप मेटल को हमेशा मेटल से कंपेयर करोगे,
नॉन मेटल को नॉन मेटल से कंपेयर करोगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक मेटल उठाएं और एक नॉन मेटल उठाएं और फिर बोले कि दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो और आपका लेवल चेक करना है कि आप पढ़ाई में कैसे हो, तो आपका कंपटीशन आपके क्लास के स्टूडेंट से कराया जाएगा। वैसा स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ता है उसको सेम कोचिंग, सेम ट्यूशन, सब कुछ सेम रिसोर्स अवेलेबल है, तो दोनों में एक लेवल है। लेकिन एक बच्चा अगर 5-6 का है, या फिर मान लो कि 10 क्लास का ही बच्चा है लेकिन वो एकदम पढ़ नहीं रहा है, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कहीं गांव में बैठा हुआ है, कोई बुक नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई मेंटर नहीं, और उसका लेवल फिर आपसे कराया जाए या फिर कुछ ऐसे बच्चों से कराया जाए जो एकदम रिसोर्सफुल है, तो क्या ये कंपैरिजन सही है? फिर हम पूछेंगे कौन ज्यादा तेज है, बताओ, ये सही नहीं है। उसी तरह से जब आपको कंपैरिजन करना है तो सेम लेवल पे करो, मतलब मेटल को करना है तो मेटल से करो, नॉन मेटल करना है तो नॉन मेटल से करो। ऐसा मत करो कि मेटल को नॉन मेटल से कराने लगे। गॉट दिस? तो चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमें पूछना है रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी हम यहाँ पे बताएंगे इन दोनों में। तो रिएक्टिविटी मेटल का किस पे डिपेंड करेगा? तो एकदम सिंपल है, मेटालिक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। ये हमारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर आपको समझ में आया तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगा, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। तो दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? लिथियम। और ऐसे भी आपको पता है कि ग्रुप 1 एक्टिव मेटल होता है, आग लग जाता है इसमें। ठीक है, तो पहले तो ये डिक्रीज हो रहा है। और अगर यहां पे बात करें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, चलिए तो मैं इसको कंक्लूड करके थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि लिखना कैसे है, अगर आपको समझ में आया मेरे बात। तो अगर आपको लिखना है इसको कि रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा, तो कैसे लिखोगे? तो कुछ ऐसे लिखोगे, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, है ना, पहले आप मेटल की बात करोगे, द रिएक्टिविटी फॉर मेटल्स फर्स्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर एंड देन इट इंक्रीजेस फॉर रिमेनिंग नॉन मेटल्स। पहले वो डिक्रीज करेगा मेटल के लिए, एंड देन इट इंक्रीजेस फॉर रिमेनिंग नॉन मेटल ड्यू टू इंक्रीज इन द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब पहले वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, और फिर वो इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये किसके लिए लिख रहे हैं? ये डिक्रीज किसके लिए लिख रहे हैं? ये मेटल के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। और इंक्रीज किसके लिए लिख रहे हैं? नॉन मेटल के लिए लिख रहे हैं। ओके, गॉट दिस? तो ये हमारा ट्रेंड हो गया अक्रॉस अ पीरियड। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है देन पुट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, हम देख लेंगे कि क्या डाउट है और फिर हम वहीं पे रिप्लाई कर देंगे। ओके, तो पीरियड का ये बात हो गया। ये वाला चीज हम लोग रिएक्टिविटी वाला ट्रेंड हम लोग ग्रुप में नहीं देखे थे, तो ग्रुप में देख लेते हैं। ग्रुप में हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात नहीं किए थे, तो वो सब अभी हम कंक्लूड कर देते हैं फाइनली, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर बात कर रहा है कोई नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कि नेचर ऑफ ऑक्साइड का ट्रेंड बताओ, नेचर ऑफ ऑक्साइड का ट्रेंड बताओ, तो आप देख लो कि वो जो ग्रुप है, पीरियड समझ में आ गया। ग्रुप है, वो ग्रुप किसका है? मेटल का है कि नॉन मेटल का है? जैसे कि अगर हम बात करें ग्रुप 1, ग्रुप 2, तो ये सब मेटल का है। तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा। बेसिक होगा, तुरंत बोलो कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। और अगर ये बेसिक है तो टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ये भी इंक्रीज। सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर वही नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज, डिक्रीज होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। जैसे ग्रुप 17, ग्रुप 17 में अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर कीप ऑन डिक्रीजिंग, और अगर ग्रुप 1 में बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो इट कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ डिक्रीज इन द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हम देख लिए ग्रुप में। अब रिएक्टिविटी भी देख लेते हैं ग्रुप में। तो फिर से वही है कि रिएक्टिविटी कैसे कंपेयर करते हैं? मेटल का मेटल से, नॉन मेटल का नॉन मेटल से। तो अगर हम ग्रुप 1 का बात करें, सब मेटल है, सब मेटल है, तो रिएक्टिविटी क्या? टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा तो अच्छा मेटल तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका रिएक्टिविटी भी बहुत
ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम नॉन मेटल का बात करें, जैसे कि ग्रुप 17 हेलोजन, तो हेलोजन है, ग्रुप 17 है, और उसका रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा किस पे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो रिएक्टिविटी मेटल के लिए, ये ग्रुप का बात हो रहा है, मेटल के लिए इंक्रीज एंड नॉन मेटल के लिए ये हो गया डिक्रीज। अब रीजन में क्या लिखोगे, तो यहां लिखोगे मेटल के लिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ रहा है, और अगर यहां पे बात करो नॉन मेटल के लिए तो नॉन मेटल का नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी घट रहा है। ठीक है, जैसे कोई पूछता है कि इसको सजा दो रिएक्टिविटी में, फ्रेंशियम नहीं आएगा, बताए थे रेडियो एक्टिव है, बोलेगा इसको रिएक्टिविटी में सजाओ। ठीक है, तो ये मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर नीचे बढ़ता है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो नीचे वाला सबसे अच्छा मेटल है, तो वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सीजियम होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम, इसको आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले सीजियम, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, और फिर लिथियम। ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, सबसे ज्यादा नीचे वाला क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ा है नीचे जाने पे, है ना, मेटल का बढ़ा है। तो इस तरह सजा दोगे, नॉन मेटल का पूछेगा तो उल्टा कर देंगे। तो हमने अब सारा ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, और मुझे उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो ये मेरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन सारे थ्योरी को वहां पे अप्लाई करेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग एक लेवल और आगे चला जाए। ओके, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।